बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, जीत की धुन। और ये स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं HBL PSL 11 के हवाले से। और आपको बताते चलें कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। और आज मैच खेला गया इस टूर्नामेंट की, इस HBL PSL की महंगी तरीन टीम रावलपिंडीज और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बासानी रावलपिंडीज को जेर कर लिया। रावलपिंडीज की यह मुसलसल तीसरी शिकस्त है इस टूर्नामेंट में और लग यही रहा है कि उनका कॉम्बिनेशन अब तक बन नहीं पा रहा। हालांकि मोहम्मद रिजवान की खिदमात उन्हें हासिल है, मोहम्मद आमिर की खिदमात उन्हें हासिल है। रिजवान इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स की भी कप्तानी कर चुके, लेकिन लग यही रहा है कि कोई कॉम्बिनेशन इनका गड़बड़ हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी टीम को पै दर पै शिकस्त हो रही है। और अगर फाइट करके हारे तो दुख नहीं होता कि आखिरी ओवर तक मैच जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन, अगर कहा जाए रावलपिंडीज को। तो अब देखते हैं कि रावलपिंडीज की टीम किस तरह से कम बैक करती है। तकरीबन 10 मैच एक टीम को मिलेंगे। इस HBL PSL में 3 मैचेस हो चुके हैं रावलपिंडी के, और आज रावलपिंडी के खिलाफ जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर समीर मिन्हास ने बैटिंग की, मैंने कल पहले भी पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ओपनर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब्दुल्ला फजल जो कराची के ओपनर है, उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जा रहा है। इस तरीके से असद बेग मिडिल ऑर्डर में खेलने, बेशुमार खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में खेलने, लेकिन समीर मिन्हास क्या उन्होंने बैटिंग की। अंडर 19 से वो आए, 20 साल उनकी उम्र, गर्द गदा और गर्मा के शहर मुल्तान से उनका ताल्लुक, और मुल्तान से इंजमामुल हक का भी ताल्लुक जो आज रावलपिंडीज की जानिब से नजर आए। और समीर मिन्हास ने जो बैटिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, समीर मिन्हास के बड़े भाई अरफात मिन्हास पाकिस्तान को शॉर्टर वर्जन में रिप्रेजेंट कर चुके, और उनके एक और भाई अब्दुल्ला मिन्हास जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। लगता यही है कि ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुई। आज नसीम शाह नहीं खेले, वो मुकम्मल तौर से फिट नहीं है। फिर उसके अलावा मोहम्मद आमिर खेले, 3 ओवर आज उनसे कराए गए, और कुछ कॉम्बिनेशन बनता दिखाई नहीं दे रहा। इस पर हम बात करेंगे। हालांकि आज फॉरेन क्रिकेटर, साउथ अफ्रीकन प्लेयर भी आए, और ग्लीसन जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है वो भी आए, लेकिन क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। ये दोनों हमारे पैनल का हिस्सा है और जोश जगादे में ये अपनी राय का इजहार करते हैं। हम आगाज करते हैं फवाद आलम से। फवाद, एक चीज़ जो देखने को मिली है इस टूर्नामेंट में अब तक, कि जो टीम हदफ का ताक़ुब कर रही है वो कामयाब हो रही है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? चेस आजकल की क्रिकेट में T20 में खास तौर पे, इवन वनडे भी अगर आप ले लें तो चेस इजी हो गया है, क्योंकि विकेट का पता चल जाता है। और जिस तरह अभी भी देखें तो बॉल थोड़ा गीला हो रहा था, तो इतना आसान नहीं होता ग्रिप करना। लेकिन जो अच्छे बॉलर हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, जैसे आमिर ने भी सेकंड इनिंग में जो है 18 रन देके एक आउट किया। तो मेरे ख्याल से जो अच्छे, वो कहते हैं ना, आपके अंदर स्किल्स हैं तो अच्छा था। लेकिन यस, हर कोई जो टीम है ना वो चेस करना चाह रही है। लेकिन आज तो ये था कि टॉस इसलिए भी वाइटल था क्योंकि जाहिर है बारिश भी थी, ओवरकास्टिंग था, तो इसलिए वो जो भी जो है टीम टॉस जीतती वो फील्डिंग ही करती, तो जो इस्लामाबाद ने किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप पिंडीज की जैसे बात की, आपने अब्दुल्ला फजल की बात की थी, देखिए आपने वही बात की ना, देखें जो जहाँ से जा रहा है, जो कहीं और सिटी का लड़का है, वो कहीं भी जाके खेल रहा है, वो उसको अपनी सिटी से खेलना है, कहीं से खेल रहा है, वो अपने नंबर पे खेलता है। ये कराची का लड़का क्यों छठे नंबर पे खेलता है, ये मुझे समझ नहीं आती। सही, मुझे समझ से बाहर है, वाई। और उसने भी परफॉर्मेंस की डोमेस्टिक में, T20 में T20 में फर्स्ट क्लास में कायदे आजम ट्रॉफी में फाइनल खेला है, उसमें उसने 100 किया है, पता नहीं 200 किए हैं, 100 किया, फाइनल की बात करो। तो मतलब एक यंगस्टर, अगर आप कह रहे हो हम यंगस्टर को चांस दे, तो यार उसको टॉप पे, तो चलो ओपनर ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, रिजवान और यासिर हैं, ठीक है, लेकिन आप 3 पे तो उसको खिला सकते हो, छठे नंबर पे खिलाया, आप 3 पे तो खिला सकते हो। और आपके पास पता है क्या है, लेफ्ट हैंडर तो है ही नहीं आपके पास 5 तक, तो एटलीस्ट आप उसको इस तरह ही यूटिलाइज कर लो, चलो कि एक बीच में लेफ्ट हैंडर आ जाएगा तो आपके लिए फायदा होगा। जैसे आज था, जैसे वो ग्लेसन जो बॉल कर रहे थे, आप देखें कि थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ है, समी भाई इसको और ज्यादा अच्छा बताएंगे, थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ है तो थरथल्ली पड़ गई, वो एक तरह कहते हैं ना, फिर से कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक बंदा सिर्फ आउट स्विंग किए जा रहा है और उस पर मुसलसल ओपन हुए जा रहे थे, और एज लग के थर्डमैन और जो है गली की तरफ जो है बॉल जाता गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेंगी, अगर ये छोटी छोटी चीजों को कवर करेंगे। यस, जब जाहिर है अगर आप मैचेस हार रहे होते हो तो तंकीदें होती हैं यहाँ पे, बट ये है कि यार अगर एक यंगस्टर अच्छा है और वो परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है तो आप उसको एटलीस्ट ऊपर चांस दो।
और जिम्मेदारी जाहिर है ओपनर। देखिए T20 में चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, अगर आप बैटिंग करो तो ओपनर्स अगर रन नहीं करेंगे ऊपर से 2 या 3 तो नीचे वाले प्रेशर। अब लास्ट मैच में ऐसा हुआ, लेकिन मिचेल और सिबलिंग्स जो बिलिंग्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने रिकवर किया, लेकिन अब हर मैच में नहीं हो सकता। हर मैच में उनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, कोई प्रेशर ना हो। प्रेशर बहुत आ जाता है जब अर्ली ऑन विकेटें गिरती हैं। अच्छा समी, जो आज फास्ट बॉलर है ग्लीसन, जो जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, आज उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जिस तरह फवाद जिक्र कर रहे थे कि 4 ओवर्स में 21 रन और 2 विकेटें। उसके बरक्स दूसरे फास्ट बॉलर्स की खूब पिटाई हो रही थी, बकौल फवाद के कुट लग रही थी दूसरे फास्ट बॉलर के। तो क्या इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं? इकबाल भाई, इसकी मेन वजह ये थी कि आज टॉस बड़ा वाइटल था। जो मुझे लगा है कि थोड़ा सा विकेट में था मॉइस्चर, लेकिन ओवरऑल मॉइस्चर की जगह अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया, देखें थोड़ा सा मॉइस्चर को यूज भी करना होता है बॉलर ने, तो उन्होंने वो उस एरिया में बॉल की, थोड़ा पिचअप किया जहां से उन्हें सिंग मिला और बैट्समैनों को आउट किया। तो ये रिजवान को कमाल का बोल्ड मारा है उन्होंने। जी हाँ, तो यही है कि इन बॉलर को देखें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला के विकेट गिरी है तो एरिया में पिच किया उन्होंने और को वहां से हेल्प मिली और विकेट ली। यही मैं आखिरी 2 प्रोग्राम में भी कहा है कि कुछ ना कुछ बॉलर को विकेटों की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा विकेट को अटैक करना पड़ेगा जहां उनके ज्यादा चांसेस आउट करने के। कैच भी फवाद बहुत अच्छा लिया फाइट पे, और रिजवान देखें बिल्कुल कंप्लीटली रिजवान। और ये देखें कैच जो था एक्चुअली यासिर का, या नहीं फाइक, हाँ फाइक ने पकड़ा था, फाइक, लेकिन वो बहुत पहले गिर गए थे। ऐसा वो एक कदम लेते। आजकल एजिलिटी जो है ना यहाँ पर पाई जाती है। मैं अगर इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा तो बात ये होती है कि आप पहले ही अगर आप सही तरह दिखा देंगे, ये देखें, ये देखें बॉल अभी हवा में ही है और आ रहा है और वो पहले ही उसने गिर चुका है वो। तो ये होता है कि राइट में बड़ा जबरदस्त कैच है, कैच बहुत इजी था, एक कदम लेते राइट पे तो इजीली कैच। तो अदाकारी होती है क्या फील्डिंग करते हुए? आपको लगता नहीं? आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपने तो मुझसे ज्यादा सब चीजें, आपका मुझे तवील अरसे का जो है। मुझे याद है वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान का एक फील्डर जो था वो जख्मी हो गया, स्ट्रेचर पे डाल के उसको ले जा रहे थे, हम सब दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह मियां खैरियत से इसको वापस लाए। थोड़ी देर के बाद वो फील्ड में नजर आ गया। वेस्ट इंडीज के प्लेयर ने भी बोला था, भाई कहते हैं मैंने इतनी जल्दी रिकवरी किसी प्लेयर की, लेकिन जो स्ट्रेचर में और ये सब लग के जाएगा। 1 ओवर भी नहीं हुआ कहते। बाकी मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो सैम्यूल्स ने कहा था। मॉर्गन सैम्यूल्स उस टाइम अंदर था जो उसने कहा था। खैर एनीवेज, तो बात ये चीजें होती है। देखिए स्विंग की जैसे बात करी ना, हम ये चीजें अभी मिस करते हैं। स्विंग करना भी आना चाहिए। देखिए उसने हवा में भी किया और पढ़ने के बाद भी उसको स्विंग मिला। जो रिजवान को उसने देखे बोल्ड कैसे किया, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से अगर देखें तकरीबन उसने ये 1.4 ओवर हो गए थे उसके, तो तकरीबन उसने 10वीं गेम थी, 11वां बॉल जो है या 10वीं बॉल वो एक अंदर लेके आया है। बाकी उसने 9 की 9 बॉलें जो है आउट स्विंग की है, वो एक लेके आया, वो बिल्कुल डिसीव हो गया रिजवान। और हो सकता है, जाहिर है, क्योंकि बंदे ने 9 बॉलें खेलनी है, दूसरे को भी खेल रहा तो आउट स्विंग ही हो रहा है, वो बिल्कुल डिसीव किया और प्लान था उसका और एग्जीक्यूट हुआ। मेरे ख्याल से अनलकी भी रहे रिजवान, और मेरे ख्याल से पिंडीज पे थोड़ा जो है ना बकरे शकरे देने पड़ेंगे उनको। बकरे नहीं, उनको ऊंट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप बकरों की बात करें ऐसा, लेकिन सभी आप बॉलर हैं और आप देखें कि उनको पता है कि रिजवान को जरा सा भी लेग स्टंप पर गेंद करें तो रिजवान जो है उनका ऑन बड़ा पक्का है। तो किस तरीके से कैलकुलेटेड उन्होंने बॉलिंग की कि जड़ में गेंद करें ताकि मुश्किल हो, और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ उन्होंने आउट किया। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी प्लानिंग थी और मेरे ख्याल में ये प्रिपरेशन पे आ जाता है। बहुत अच्छा प्रिपरेशन थी कि वर्कआउट किया हुआ था कि रिजवान को हमने किन जगहों पे अटैक करना है। और ना सिर्फ रिजवान, अगर आप देखें जिस तरह डैरिल मिचेल भी आउट हुए हैं, इसके लिए एग्जैक्टली पीछे फील्डर लिया हुआ था फाइनल लेग का। तो जो आज उन्होंने प्लान किए थे वो आज एग्जीक्यूट किए बॉलर ने और फील्डर ने उसको अवेल किया। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से आज उनको 1 साइडेड उन्होंने मैच कर दिया है मुल्तान। बिल्कुल। कामरान गुलाम अपने डेब्यू पे उसने सेंचुरी स्कोर की, फिर वो साउथ अफ्रीका भी गया, वहां पर भी टूर किया, आज उसने 50 रन किए। अच्छा, कामरान गुलाम भी ओपनर है, दिलचस्प बात है। नहीं, वो तो मिडिल ऑर्डर ही खेलता है। अब मिडिल ऑर्डर खेलने लगा, पहले ओपनर था, मुझे पता है ना, पहले अब मिडिल ऑर्डर में आ गया है, लेकिन उसने जगह बनाने के लिए 1 डाउन पोजीशन पर आज उसको भेजा गया कामरान गुलाम को। अच्छा, नहीं, लेकिन डोमेस्टिक जितनी भी, क्योंकि हमारे साथ ही खेला है, टेस्ट मैच भी पाकिस्तान से खेला, वो मिडिल ऑर्डर ही खेला है। एनीवेज, ये इससे कहीं बेहतर प्लेयर है। जिस तरह अगर आज उसने बैटिंग की 39 बॉल में 50 की, कहीं बहुत बेहतर प्लेयर है, क्योंकि मैंने उसकी पूरी बैटिंग देखी। आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत जोर से मारने जा रहा था, तो वो टाइमर है। उस पर ये लगता है इल्जाम कि वो टेस्ट का प्लेयर है, T20 का इतना एफिशिएंट नहीं जितना वो टेस्ट मैचेस में। देखिए इल्जाम नहीं, हम लोग टैग लगाते थे इकबाल भाई, ये बहुत जल्दी हम लोग खुद ही कर लेते। अच्छा, पहले आया वो नजरों में T20 से, फर्स्ट क्लास में किसी ने इसको नहीं देखा। देखा उसने ये PSL जब वो खेला लाहौर से, जब ही देखा उसको,
ठीक है, बट उसके बाद वो आता वहां से बंदा और फिर कहते कि भाई ये इसका प्लेयर है और उसका प्लेयर है। लेकिन इसने डोमेस्टिक काफी खेली है, इसका तजुर्बा। एग्जैक्टली, T20 में भी डोमेस्टिक में 100 की है एबटाबाद से। अभी भी इसने जो नेशनल T20 खेला, जबरदस्त परफॉर्मेंस की है उसने। 200 रन या वन साइड इसने जितवाए। तो हम लोग टैग बहुत जल्दी लगा देते हैं, बट यस, कामरान गुलाम जिस तरह के प्लेयर हैं, उन्होंने 50 किया, बारी अच्छी की, लेकिन थोड़ी चीजें थी जो उनको रिकवर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है उन पे कामरान गुलाम पे। तीसरा नंबर एक ऐसा नंबर है कि आपको स्ट्राइक रेट 128 का नहीं होना चाहिए। अगर एटलीस्ट स्ट्राइक रेट तकरीबन 150 का स्ट्राइक रेट जरूर हो। अगर आप 39 बॉल में खेलें तो एटलीस्ट 70 रन जरूर बनाए, जो कि समीर मिन्हास ने भी किया। अगर आप देखें उस पे अभी आएंगे। जी जी। लेकिन जो साउथ अफ्रीकन आया है, जो बैट्समैन आज उसको खिलाया इन्होंने, डियान फ्रेजर, उसने आज क्या जारहाना बैटिंग की, पहला मैच खेल रहा है, साउथ अफ्रीका से इसका ताल्लुक है। लेकिन आज आपने देखा कि उसकी बैटिंग किस तरीके से, वो बिल्कुल खुला खेल रहा था। हालांकि उनकी टीम मुश्किलात से दो चार हो सकती थी रावलपिंडी की, लेकिन उसने कोई मतलब रिस्क लेना शुरू किया। उसने जो है किसी की परवाह नहीं की। क्या कहेंगे उसकी बैटिंग के हवाले से? बहुत जबरदस्त बैटिंग की। और देखें इकबाल भाई, हम इस बात को आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं शुरू से कि जो डेथ बॉलिंग है ना, उसका अभी तक हमें इस पूरे PSL में उस तरह से बॉलिंग करते हुए नहीं दिखे लड़के। बॉलर्स की पिटाई हो रही है, इसका बॉलर की तो पिटाई हो रही है, लेकिन स्पेशली डेथ ओवर जो है वो हमारा कंसर्न ना सिर्फ इस PSL में, बल्कि अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो मेरे ख्याल में ये कंसर्न हमारा पाकिस्तान टीम में भी है कि हम डेथ बॉलिंग का इस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहे, या उस तरह के बॉलर नहीं आ रहे कि उस तरह से प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। यही देखें आज हालांकि 8 विकेटें गिरी हुई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिटिंग की, एक सेफ टोटल तक ले गए। 19 गेंदों पर 44 रन बनाए उन्होंने, 2 चौके 4 छक्के। जी बिल्कुल। और सलमान इरशाद को उन्होंने अच्छे चौटे के लिए, फिर दूसरे बॉलर के लिए। तो मेरे ख्याल में कि ये हमें कंसर्न करना पड़ेगा कि हमें एंड तक प्लान करना पड़ेगा। T20 जो है वो बड़ा छोटा इवेंट है, तो कोशिश करनी चाहिए कि नए बॉल से भी अच्छी बॉलिंग करें और पुराने बॉल से। सलमान इरशाद की बात की, आजाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो गुज़िश्ता 1-2 मैचेस में खासे महंगे साबित हो रहे हैं। आज भी उन्होंने 4 ओवर में 52 रन दिए। क्या वजह है? एक तो उनका स्लिंगिंग एक्शन है, दूसरे ये कि क्या बैट्समैन इस बात से पहले से अपने आप को तैयार कर लेता है कि ओवर पिच बना के स्ट्रोक खेलेगा, क्योंकि कोशिश वो करते हैं कि यॉर्कर ज्यादा करें। उनकी बॉलिंग के बारे में वो उनके पास 2 चीजें हैं। स्लिंगिंग एक्शन है, शुरुआत तो जाहिर है शुरू में देखें, अगर आप देखें जब तो मुश्किल हुई है, लेकिन जैसे जैसे खेलते गए इजी हो गए। देखिए स्लो वन करते हैं या वो यॉर्कर करते हैं, उनकी लेंथ बॉल तो है ही नहीं ना उनके पास। अगर आप देखें उनके, ये समी भाई और ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेंथ बॉल तो ये अब्दुल्ला फजल भी जिस बॉल पे आउट हुआ छक्के वाला बॉल था, लेकिन वो मार मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ गया, तो वो सीधा मार तो सीधा छक्का होता। बट बात यही है कि देखिए वही वाली बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, अगर आप जिस अपने स्किल पे इधर आ जाते हो, लेकिन इंप्रूव करना है उसको, आपने डेवलप करने है अपने अंदर। तो ये वन ऑफ देम है। सलमान इरशाद भी जो है उसी कैटेगरी में आते कि इन्होंने अपने आप को डेवलप ही नहीं किया। हालांकि लीग्स खेलते हैं, लीग हर लीग्स खेले हैं। अब थोड़ा सा आके थोड़ा सा कम हो गए मेरे ख्याल से, बट अदरवाइज अगर ये शुरुआत जब ये आए थे, ये हर लीग खेल लेते और हर मैच खेल लेते, लेकिन अब टीमें इनको सारे मैच नहीं खिलाती। यही बात है जो बैट्समैन समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है एक 1.5 साल से ना, तो बहुत इकोनॉमी रन ज्यादा दे रहे हैं। समी, जिस तरह सलमान इरशाद हैं, जब ये आए थे लाहौर कलंदर्स ने इनको दरियाफ्त किया था। आजाद कश्मीर से इनका ताल्लुक, आजाद कश्मीर से आपको याद है एक बैट्समैन भी आया था आफाक रहीम, वो ADBP से खेलता था, अब तो वो कोच बन गया है। तो आजाद कश्मीर से कई क्रिकेटर आ रहे हैं। अब सुफियान मुकीम आया है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर। आप क्या कहेंगे सलमान इरशाद की बॉलिंग में आपको कहाँ खामी नजर आई एज अ फास्ट बॉलर? आप देखिए इकबाल भाई, इस तरह की जो विकेट होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बॉल कैरी नहीं करता, तेज नहीं जाता, वहाँ पे एक्स्ट्रा पेस आपकी फेवर में भी जा सकता है, अगेंस्ट भी जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है लेंथ और लेंथ पे, फिर आपको जो है थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। अगर आप नॉर्मल सलमान इरशाद की अगर आप बात करें तो 140 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं, तो इनके पास मार्जिन मेरे ख्याल में दूसरे बॉलरों से कम है। स्लो बॉल अभी इन्होंने डेवलप किया है, लेकिन अब मेरे ख्याल में इतना अच्छा भी, और स्लो शॉर्ट पिच जो कर रहे हैं, जी हाँ, इतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। फिर डिपेंड करता है रोल का। देखिए रन तो बनते हैं फास्ट बॉलर, लेकिन ऑल डिपेंड करता है कि आप उसको किस रोल में लाना चाहते हैं। अगर विकेट टेकर लाना चाहते हैं या कंटेन बॉलर लाना चाहते हैं, तो अगर मिक्सअप मैच रहेंगे, मैंने कल भी बात की थी कि माइंड बहुत ज्यादा क्लियर करना जरूरी है। अगर रन तो आपको पड़ते हैं, लेकिन आपकी जॉब अगर विकेट लेना है तो आपको विकेट लेने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में क्लैरिटी बॉलर के पास होनी चाहिए। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये बताते हुए कि HBL PSL 11 में आज जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज की टीमों के दरमियान, उस मैच में बासानी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने
7 विकेटों से कामयाबी हासिल की और अब वो पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक मैच वॉश आउट हो गया था जिसकी वजह से उन्हें एक एक पॉइंट मिला, लेकिन अब बाकी मैचेस में वो किस तरह से परफॉर्म करती है ये भी देखना होगा। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। जोश जगा दे, जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। हम ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। जोश जगा दे, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। और ब्रेक के बाद इसमें आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जो मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज के दरमियान। ये रावलपिंडीज की टीम की तीसरी शिकस्त है, मुसलसल तीसरी शिकस्त है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन इंजमामुल हक रावलपिंडीज के साथ अटैच हैं। रावलपिंडीज की टीम बड़ी अच्छी है। आज नसीम शाह नहीं खेले। गुज़िश्ता मैच में उन्होंने 2 ओवर्स और 2 गेंदें कराई थी। साइड स्ट्रेन की वजह से वो मैदान से बाहर चले गए थे। मोहम्मद आमिर खेले। पहले मैच में तो रावलपिंडीज की टीम पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 215 रन का हदफ जो थी उसको डिफेंड करने में नाकाम रही थी। एक नजर डालते पॉइंट्स टेबल पर कि क्या सिचुएशन है पॉइंट्स टेबल की। इस वक्त टॉप पर है पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स की टीम और कराची किंग्स ने 3 मैचों में तीनों जीतकर 6 पॉइंट्स हासिल किए। दूसरे नंबर पर आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसने 4 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा और उसके 1 मैच बारिश की नजर हो गया। उसके 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स के 3 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं और इस तरीके से मुल्तान सुल्तान्स के भी 3 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं। तो ये ऊपर की जो 5 टीमें हैं निकाल के हैदराबाद किंग्समैन तीनों हारी है, 3 मैच हारी है रावलपिंडीज, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 मैच हारी है। फवाद, कैसे देखते हैं इस सिचुएशन में पॉइंट्स टेबल? पॉइंट्स टेबल तो आपके सामने के नीचे वाली टीमों के लिए जिनके 3-3 मैच हो गए हैं वो थोड़े थोड़े अब प्रॉब्लम्स में आती जा रही हैं, क्योंकि अगर आने वाले 1-2 मैच और ये लूज कर गए, क्योंकि अब इनके लिए नॉकआउट सिस्टम शुरू होने वाला है मेरे ख्याल से 1 आध मैच के बाद। तो अगर ये लोग यहाँ से जीतना नहीं शुरू करेंगे तो इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा प्ले ऑफ में जो है क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ पर जो है कराची किंग्स, आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि 3 में से 3 जीत के 6 पे है। वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा मेरे ख्याल से कराची किंग्स जो है पूरे पीएसएल में 3 मैच में से तीनों जीती और 2020 का टूर्नामेंट जीती। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और कराची की बड़ी अच्छी बैलेंस साइड नजर आ रही है। और इस्लामाबाद को आप देखें जैसे उन्होंने फाइट बैक किया, आई थिंक जबरदस्त बात है, क्योंकि आप पहला मैच हारते हो, दूसरा वॉश आउट होता है, उसके बाद 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप मैच जीतते हो कि आप किसी को करीब भी नहीं आने देते। तो वही चीज हुई है। लाहौर कलंदर 1 मैच हारा है और जैसे वो लोग कल भी बहुत जबरदस्त वो भी आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, फिर 5 रन अंपायर ने दे दिए, 9 रन रह गए और फिर 1 छक्का 1 चौका लग गया, कहानी वो बॉल चेंज होती तो मेरे ख्याल से इनके भी 6 पॉइंट होते। तो अभी शुरुआत है मेरे ख्याल से देख सकते, अभी और टीमों के पास चांसेस हैं, बट ये है कि जो नीचे वाली जो टीमें है ना, जो जैसे स्पेशली पिंडीज और ये हैदराबाद, 2 नई टीमें जो ऐड हुई हैं, दोनों के पास दोनों के पास ये है कि अब उन्होंने आने वाले मैच अपने ज्यादातर सब जीतने होंगे। समी, आप कैसे देखते हैं जो नई टीमें, एक टीम 2 अरब तकरीबन 43 करोड़ रुपए की बिकी, एक टीम 1 अरब 75 करोड़ की बिकी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस दोनों टीमें पॉइंट टेबल पर बॉटम पर है। कैसे देखते हैं, वजह क्या समझते हैं उनकी मायूस कुन कारकर्दगी? इकबाल भाई, नई टीमें एक तो जल अभी तक हुई नहीं हुई, फिर जिस तरह से उन्होंने कॉम्बिनेशन अभी तक ट्राई किए तो मेरे ख्याल में अभी तक उनके लिए वर्क नहीं किया। लेकिन दोनों टीमों ने कोशिश किया थोड़ा सा चेंज भी करें, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक कॉम्बिनेशन फाइनल नहीं आया, तो ये इनके लिए थोड़ा ज़्यादा अलार्मिंग है। अगर वो मजीद इस तरह खेले और 1-2 मैच हारते हैं तो मेरे ख्याल में गैप ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि किस तरह फिर वो टॉप 4 में आए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हें अपने कॉम्बिनेशन पे काम करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एकदम टेबल टर्न अराउंड करना पड़ेगा, वरना जिस तरह वो खेलें तो अगर 1-2 मैच और आगे तो फिर वो अभी से नॉकआउट पा जाएंगे और वो चीज़ें बिल्ड भी नहीं हो रही टीम इस तरह से, अभी उनके खाने फिल नहीं हुए। जैसे आप बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की, तो अभी तक उनका स्क्वाड इस तरह से मुझे लगा नहीं। दोनों टीमों के पास बड़े महंगे खिलाड़ी हैं। साइम अयूब हैदराबाद के साथ है, तकरीबन 9 करोड़ मेरे ख्याल में अगर मैं सही हूं तो, और फिर 6 करोड़ से ज्यादा का बिका है नसीम शाह। तो ये दोनों के पास इतने महंगे क्रिकेटर्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस, तो नसीम शाह तो पिछले मैच में ही अनफिट हो गए थे और आज भी नहीं खेले। तो इतनी महंगी टीमें, इतने महंगे खिलाड़ी और परफॉर्मेंस 0, ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हिसाब नहीं है।
बिल्कुल इकबाल, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। अगर आप बात करें कि ठीक है टीम में इन्होंने बड़े प्लेयर भी लिए हैं, लेकिन अभी तक उस तरह से नहीं खेल पेश आया। जो नजर आ रहा है कि आप इतनी महंगी टीम है लेकिन वो खेल से नहीं सामने पेश आ रहा। तो बस यही अलाइव है। बाकी कोयटा की भी अगर बात करें तो 3 मैच में तो 1 जीता हुआ है, एक्सपीरियंस टीम है, खेलते आ रही PSL, तो इनके लिए भी अभी ये रोड इतना ईजी नहीं है। अगर ये भी नहीं जीते तो ये भी बॉटम में ना फिनिश हो जाए फिलहाल। अभी हालांकि बहुत ज्यादा मैचेस हैं लेकिन अभी तक इनके एक्सपेक्ट जो नजर आ रहे हैं वो अभी तक कॉम्बिनेशन का फाइनल नहीं दिख रहा। फवाद, कोयटा के बारे में क्या कहेंगे? कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील है, इनिंग्स भी ओपन कर रहे हैं कोयटा की जानिब से। कोयटा की टीम ठीक ठाक थी। जब उन्होंने ऑक्शन में हिस्सा लिया तो लोग तवक्को कर रहे थे कि कोयटा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन 2 मैच हार गई। एक बार भी देखिए, कोयटा की टीम बहुत बैलेंस टीम है। ठीक है, वो 2 मैच हारी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो इस तरह कोई इतनी गंदी परफॉर्मेंस भी नहीं है उनकी। लेकिन नजर आया तीनों मैचों में उन्होंने रन्स भी किए हैं, जाहिर है रन्स बन गए। जाहिर है कि जो लास्ट मैच वो लोग हारे उसकी वजह ये थी कि जो जिस पे वो रिलाय ज़्यादातर कर रहे हैं, जैसे अगर आपने हसन नवाज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसने ये कहा कि हम रिलाय किस पे कर रहे हैं, ज़्यादातर जो है ना क्या कहते हैं, अबरार पे और उस्मान पे, तारिक उस्मान पे। ठीक है, तो हम इससे हमें निकलना पड़ेगा, हमें फास्ट बॉलर्स को भी बोलना पड़ेगा कि भाई कि आपको भी डिलीवर करके देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जब तक फास्ट बॉलर्स और स्पिनर का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो आपके लिए मुश्किल होगा। भले आप 190 करो 200 करो, बट लेकिन आपको विकेटें तो लेनी पड़ेगी। तो करवा रहे हैं ना। एग्जैक्टली, समी भाई ने जैसे कहा भाई आपको विकेटें तो लेनी पड़ेगी, बट बड़ा स्मार्टली अब यूज करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मैच में एक आध जगह पे थोड़ा सा हुआ कि उस्मान तारिक का जो ओवर जहां पर रुका, जहां से मैच टर्न अराउंड हुआ, जहां पर बने 22 रन बने थे मेरे ख्याल से, वो किसका ओवर था वो मैं भूल गया हूं। उन्हें कराना चाहिए था उस्मान तारिक से। एग्जैक्टली, उस टाइम उस्मान तारिक से कराते, उधर वो विकेट मिलता है, यहाँ भले 8 रन भी बनते तो वो जो रन रेट था ना वो एकदम से ठक करके जो है ना 9 पे आ गया। पहले वो रन रेट जो है ना रिक्वायर्ड रन रेट था तकरीबन जो है उनको 13 रन का चाहिए था, तो 22 रन बन गया। तो उस 22 में 23 रन बने, वहां से वो मैच से दूर हो गए। फिर वो इजीली जो है ना मैच को कैरी करते चले गए। इस्लामाबाद से मैच स्टार्टिंग। आप क्या समझते हैं, समीर मिन्हास पाकिस्तान अंडर 19 से खेले, क्योंकि भाई अरफात मिन्हास भी खेल लें, इसी तरह नसीम शाह के भाई हुनैन शाह भी खेल लें, लेकिन जो समीर मिन्हास में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, गुज़िश्ता मैच में भी उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई थी कोयटा के खिलाफ गालिबन, और आज भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की कि बॉलर्स के ऊपर चढ़ के खेल लें। ऐसा बैट्समैन जो कि अभी 20 बरस उनकी उम्र है, जो फियरलेस क्रिकेट खेलता हो, आप समझते हैं कि उनमें मजीद इंप्रूवमेंट आएगी और उनका टैलेंट निखर कर सामने आएगा? बिल्कुल इकबाल भाई, जिस तरह से वो अभी तक इनिंगें खेली हैं उन्होंने PSL में, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक टैलेंट लग रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा क्योंकि इस्लामाबाद से मैं खुद भी खेला हूँ, मुझे थोड़ा सा उनका इसलिए आइडिया है कि जो भी यंगस्टर जाता है ना तो उसको फेयरलेस क्रिकेट खिलाने की कोशिश करते हैं। तो वही आप झलक देखेंगे, कोई इसको फिक्र नहीं है कि पीछे क्या अपना 36 गेंदों पे 70 से रन किए उन्होंने। हाँ बिल्कुल, तो ये कि फुल अपॉर्चुनिटी मिली है और इसको अवेल कर रहे हैं। फिर जैसा आपने बात की, टैलेंट तो है बिल्कुल है, लेकिन इकबाल भाई ये टैलेंट हम क्यों, हमारे जगह टैलेंटेड प्लेयर आते हैं लेकिन वो बड़े स्टार नहीं बन पाते बड़े स्टेज पे जाके। वजह यही है कि देखें ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया अच्छा खेल है, अब हमें इसको प्रोग्रेस करना और ऐसा करना है कि ये फिर 4-6 साल पाकिस्तान को सर्व करे। यही हम मिसिंग कर रहे हैं, मतलब हम लाते हैं खिलाते हैं 2 मैच में। NCA किस दर्द की दवा है? जी बिल्कुल एक बात, ये किस दर्द की दवा है बताएं आप मुझे। आप बताएं, फवाद हसरे बताएं। NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी, देखिए उसमें बहुत से अभी मुझे पता चला है कि कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के बच्चे भी वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। वो आपको मैं आपको बताऊं ना, हम तो बहुत दूर हो गए अभी तो लाहौर तो जाना, लेकिन हमें भी खबरें मिलती है। हम कौन सा आपके पास तो पिंडारा बॉक्स होगा पूरा खबरों का, ये तो मुझे लेकिन ये कि वाकई में NCA का रोल होना चाहिए ना। देखिए रोल होना चाहिए, बट बात वो ये देखें, अगर 25 कोच होंगे ना तो प्लेयर बनेगा नहीं बिगड़ेगा। और बहुत से प्लेयर ऐसे हुए हैं, समी भाई तो नहीं बता रहे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से प्लेयर ऐसे हुए हैं, नाम नहीं ले सकता बट ऐसी चीजें होती हैं। देखिए आपने आइडेंटिफाई, जैसे इन्होंने कहा टैलेंट तो करेंगे लेकिन उसके साथ काम कौन करेगा? काम को करना चाहिए यूनुस खान को, ठीक है, काम करना चाहिए मिसबाह उल हक को, काम करना चाहिए मोहम्मद हफीज को कि भाई ये हमें ये करके दो कि ये पाकिस्तान के लिए आगे जाके फ्यूचर में काम आए। ये हमने आइडेंटिफाई सरफराज को नहीं करना चाहिए। सरफराज को नहीं, मैं बैटिंग की बात, अच्छा बैटिंग, आप बैट्समैनों की बात कर रहे हैं। सरफराज तो ऑलरेडी उस पोस्ट पे, मैं तो बैट्समैनों के साथ कह रहा हूँ। बैट्समैनों के साथ तो सरफराज काम नहीं कर सकता ना। लेकिन सरफराज ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, नहीं, ये मैं बैट्समैनों में ना मिला सेंचुरी, नहीं, सरफराज को बैट्समैनों में ना मिला है। अच्छा, मैं बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ। तो हफीज प्योर बैट्समैन की बात, मैं प्योर बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के, अब यूनुस खान को आप सरफराज से नहीं मिला सकते ना, यूनुस खान ने 10,000 रन बनाए हैं उसने, उन्होंने
तो आपको ऐसे प्लेयर आइडेंटिफाई भी करने पड़ेंगे कि कौन किसके साथ काम करेगा यंगस्टर के साथ, कि अगर उन्होंने 10,000 रन बनाए तो उसके पीछे उनके पास बहुत वर्क एथिक है, उन्होंने बहुत सारी चीजें की हुई है ना अपने साथ, तो वही आपको प्रोड्यूस भी करेंगे। लेकिन वो अगर आप एमसीए जाएंगे, यस सर नहीं कहते ना वो एक अलग चीज है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ आपको, कि अगर देखिए एनसीए में अगर आप जाएंगे और अगर आपके पास जो कोचेज हैं वो जिनके 30 फर्स्ट क्लास मैच नहीं होंगे, ठीक है, अब प्लेयर आपको प्रोड्यूस करके कैसे देगा जब वो खुद 200 फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेल पाए, तो किसी को कैसे तैयार करेंगे कि वो 250 फर्स्ट क्लास मैच खेलें या 100 टेस्ट मैच खेलें या पाकिस्तान से 80 मैच खेलें। चीजें लॉजिक वाली जो बात है ना, मैं तो वो करूंगा जो चीजें होनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी प्लेयर को आइडेंटिफाई भी किया आपने, एक तो पहली बार टाइम दें। ये जो समीर मिनाज की हम बात करें, एक बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम के बाद बहुत अरसे बाद एक प्रॉपर बैट्समैन आया। बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, ये इधर उधर चलाने वालाने की बात नहीं कर रहा, मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। और उसके पास स्ट्रोक्स हैं, हर कोई चला रहा है आजकल, तो उसके पास स्ट्रोक्स है चारों तरफ। अच्छा, स्पिनर्स को भी, उसके बाद कट शॉट भी है, उसके बाद फुल शॉट भी है, उसके बाद हुक शॉट भी है, उसके बाद ड्राइव भी है, कवर ड्राइव भी है, ऑन दी अप भी बहुत अच्छी मारता है। मतलब प्रॉपर वो बैट्समैन है, लेकिन उसको बस जाया मत करें उसका काम। लेकिन काम ऐसे बंदे करने चाहिए जिनके मैंने नाम नहीं। पाकिस्तान टीम के, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, उसके बाद आगे पूछूंगा फवाद आलम से कि फील्डिंग कोच को जानते हैं। एक पाकिस्तानी टीम के फील्डिंग कोच थे जो कपड़े खिलाड़ियों के धो धा के बाहर टांग दिया करते थे माशाल्लाह से। मैं बताऊंगा, ब्रेक हम ले रहे हैं और ये बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है फवाद आलम और मोहम्मद समी, और ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही है। गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फवाद, एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी का मतलब क्या है? आपने खुद ही तो बता दिया। नहीं, आप बताएं ना, आप प्लेयर हैं। मैं थोड़ी मतलब क्या यही तो है क्या जो आपने बताया? आप बताए ना जरा यार, आप बच के खेल रहे, डक कर रहे हैं। आज मैंने डक नहीं किया, मैं हमेशा फ्रंट पे खेलता हूं। मैं इस तरह से पूछ सकता हूं कि देखें, आपने भी कमबैक किया, एक शहर से खेलो, कितना ज्यादा रोल था एनसीए का आपके कमबैक में, आपकी क्रिकेट में? मेरे कमबैक में किसी का कोई रोल नहीं था, मेरा अपना ही रोल था और अल्लाह का रोल था, क्योंकि मेरी अपने ऊपर ही मेहनत थी। क्योंकि कोई कुछ पूछता ही नहीं। जब आप बाहर जाते हो, जब आते भी हो तो नहीं कोई पूछता, जब बाहर भी जाते तो कोई नहीं पूछता था। कोई तो होगा ना, मतलब आपका रोल के अलावा कोई तो होगा। कोई नहीं होता सर, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ, आप किसी की लाइकिंग में हो तो आपको बहुत सारी चीजें पूछेंगे, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, अदरवाइज आपका कुछ नहीं है, आपका फिर अल्लाह ही है। वैसे भी सबका ही अल्लाह है। खैर, तो फिर हम तो लगे रहते थे। खैर, अपनी कहां से मैं आपने मेहनत की। बट देखिए, एनसीए की आप जो बात करें, बात वो ये देखें, जब वही वाली बात है समी भाई की, देखें जब कोई बाहर जाता है, लाइक अगर वो ड्रॉप होता है, वो क्यों हुआ, क्या सिलेक्टर्स उनको बताते हैं, क्या कोचेस उनसे बात करते हैं? अब वो गया, वो अपने घर जाके अगर काम करेगा, क्या काम किया वो क्या पता किस तरह से, वो जब आएगा तो वो क्या इंप्रूव करके आया। चाहे अगर वो डोमेस्टिक भी आपने कहा कि जाके डोमेस्टिक खेलो, तो आपने देखा कि वो चीज उसकी इंप्रूव हुई जिसकी वजह से आपने उसको बाहर कौन कराएगा? यही तो मैंने बात की, यही तो मैंने आपको नाम दिए, बनाए ना इनका बंच ऑफ प्लेयर, बनाए इनकी कमेटी, बनाए इनको। लेकिन लाइकिंग ऑर्डर देखें, कराची में एक बड़ा नाम है यूनुस खान, लाहौर में बड़ा नाम है मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक, जिनको ले लें, मोहम्मद यूसुफ, इस तरह पिंडी में उन्होंने काम कर चुके हैं ना। लेकिन अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। नहीं, देखिए मैं काम अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, प्रोड्यूस किया हुआ अभी तक। अच्छा, क्या प्रोड्यूस? काम अच्छा होगा तो प्रोड्यूस होगा ना भाई। देखिए, नाम मुझे आप बता दें, मैं काम अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं वर्क एथिक्स की बात बता रहा हूँ, जिनको मैं वही वाली बात है। इकबाल भाई देखिए, इसका नाम तो बहुत सारे हैं। फिर एक यूसुफ भाई आया, यूसुफ भाई क्लास पे कोई नहीं आ सकता, इंजी भाई के उस पर कोई नहीं आ सकता। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जिनको आपको काम करना चाहिए और जिनका आपको बना, उनको आपने उनको पहले दिए है ना, काम किया है, अब इन लोगों को भी करें। क्योंकि देखें, जो अब मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेले हैं ना, उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। सही, तो वो बहुत पुराने नहीं। सही, एग्जैक्टली समी। लेकिन आपने जिस तरीके से फवाद बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोई बताने वाला है? अब तो डायरेक्टर है नेशनल क्रिकेट एकेडमी के आकिब जावेद। माजी में अनवर अली का एक्शन चेंज करा दिया गया था, आपको पता होगा। तो क्या वहां एक्शन चेंज कराए जाते हैं या ये कि
ट्रेनिंग भी दी जाती है। बिल्कुल इकबाल भाई, देखें जो उनका रोल है एनसीए का, वो मेरे ख्याल में शुरू में नजर आया जब खुली, लेकिन उसके बाद से अभी तक मुझे इतना मौसर रोल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बात करते हैं प्रोजेक्शन की, तो एक सी मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन। मैं सीपीएल खेल रहा था, ये न्यूजीलैंड में टीम में आने से 2 साल पहले से ये लीगों में खेल रहे थे और इनको प्लान का पता था कि हमने किस तरह प्रोग्रेस करके 2 साल बाद हमने न्यूजीलैंड टीम में जाना है। हालांकि आप देखें न्यूजीलैंड की आबादी कितनी थी और कितने प्लेयर खेलते हैं, लेकिन इतने वो वेल प्लान थे और इतने प्रोग्रेसिव थे कि उनको पता था कि हमने स्टेप बाय स्टेप इस तरह अपने प्लेयर को लाना है कि जब ये नेशनल टीम में आए तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमम हुआ है और इनका कैरियर 8 से 10 साल का हुआ। 50 लाख से ज्यादा आबादी नहीं न्यूजीलैंड की, 53 लाख है। या तो हमें प्रोग्रेशन भी इसी तरह करना चाहिए ना इकबाल भाई, ऐसा तो नहीं है। देखिए क्रिकेट हर कोई अच्छा करना चाहता है, लेकिन अगर किसी से अच्छा नहीं हो 1-2 इनिंग तो क्या उसको फिर बैक ऑफ द लाइन भेज दें, और यही सिलसिला आप चलाते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान में कैसे। बॉलर्स के साथ क्या होता है समी? इसी तरह होता है इकबाल भाई, देखिए T20 क्रिकेट आजकल टफ क्रिकेट हो गई है। आपको एक मैच मारती है तो आप विलन बने होते हैं, एक मैच में आउट करते हैं हीरो बने, मतलब एक एक मैच की परफॉर्मेंस से आप पूरा सिनेरियो बदल जाता है इंसान का। तो ये नहीं होना चाहिए, एकदम ना सर पे बिठाना चाहिए, ना एकदम बिल्कुल नीचे गिराना चाहिए। तो थोड़ा सा जो आप बात की ना कोचिज की, तो आपने जो मार्क करने होते हैं कि किस तरह से बॉलिंग की, नॉट सिर्फ परफॉर्मेंस बल्कि आपने बाकी चीजें टेक्निकल एक्सपेक्ट, उसके बायोमैकेनिकल एक्सपेक्ट, उसकी डाइट, उसके ओवरलोड, वर्कलोड, ये सब आपका डेटा होगा तो आपको पता होगा कि आपने किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कौन सा बॉलर किन पिचेस के लिए ज्यादा अच्छा है, कौन सा कहाँ सूटेबल है, ये हम वर्कआउट नहीं करते मेरे ख्याल। एक फास्ट बॉलर भी तो आया था मूसा खान, मोहम्मद मूसा, उसको टेस्ट डेब्यू करा दिया ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर, याद है आपको? जी हाँ। और वो कहाँ चला गया फिर? देखिए इकबाल भाई, लड़कों का कोई नहीं, टैलेंटेड लड़का, हर बंदा जो भी स्टेज पे आके खेलता है ना टैलेंटेड, मेहनत करके, कसूर हमारे सिस्टम का है। ठीक है, अगर यही लाके 2 मैच खिला के अगर लड़कों को आप बाहर किए जाएंगे या वो फिर नजर ही नहीं आएंगे दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में, तो फिर कहाँ से सिस्टम में कौन से लोग हैं जिनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है या जो मेरिट पर है? देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर तो है ही हमारे यहाँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सिनारियो बात की। देखें आपने एनसीए की बात की, आपने सिलेक्शन की बात की कि देखें एक सीजन नजर आता है नेशनल टीम में, एक सीजन वो ना पीएसएल में होता है ना डोमेस्टिक खेलता हुआ नजर आ रहा होता है, कहाँ जाता है? तो कहीं ना कहीं हमारा तो ये फुकदान है ना कि ना वो जो टैलेंटेड होते हैं वो नजर नहीं आते बिल्कुल। फवाद, पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच हनीफ मलिक हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता रहे और अभी भी वो शायद हैदराबाद किंग्समैन के साथ हैं और वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। तो क्या पाकिस्तान में जो बैटिंग कोच है वो सिर्फ फर्स्ट क्लास की बेसिस पर या लाइकिंग डिसलाइकिंग, क्योंकि जो माइक हेसमैन है वो उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं? ये क्राइटेरिया क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि उस क्राइटेरिया में वो पूरा उतरते हैं जिनको आपने बैटिंग कोच बनाया है। अगर क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी क्राइटेरिया बनाया हुआ है बैटिंग कोच के लिए, जाहिर है जब आप कोच रखते हो उससे बातचीत करते हो, आप उसको बता दो भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, तो अगर वो उस क्राइटेरिया में उतरते हैं तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी देखें लाइकिंग डिसलाइकिंग करते हैं, देखें इधर लाइकिंग के अलावा कुछ नहीं होता, डिसलाइकिंग तो होती नहीं है, डिसलाइकिंग वाले बैठे में आपके सामने। इस पर तफसीली कल बात करेंगे, मैं और रिसर्च करके आऊंगा इस पर। लेकिन अब आपको बताते चलें कि कल जो मैच खेला जाने वाला है, कल क्वेटा की टीम जो है वो मध्य मुकाबिल होगी मुल्तान सुल्तान्स के, और बड़ा अच्छा मैच होगा क्वेटा और मुल्तान सुल्तान्स का। मुल्तान की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है, क्वेटा की भी। देखते हैं कि कल कौन फातेह होता है। इसके साथ ही ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। अपने दोनों एनालिस्ट फवाद आलम और मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।